नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। और हम लोग लाभ हानि सीख रहे हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर। आज उसी का आगे का पार्ट सीखेंगे। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब आप मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इसी सीरीज में हम लोग आज शुरू करते हैं इसके आगे का पार्ट। और विशेष तौर से अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप लोग इनको शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो और रिव्यू भी दिया करो। आप लोग क्लास की प्रतिक्रिया जरूर बताया करो, कैसा लगा आप लोगों को तो लिखा करो। जैसे ही सेशन खत्म होता है उसका रिव्यू जरूर दिया करो आप लोग। तो चलिए शुरू करें आज के इस सेशन को। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं लाभ हानि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहां हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट को लेकर, छूट या बट्टा को लेकर। तो छूट कौन से प्राइस पर मिलता है, डिस्काउंट कौन से मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट आजकल हर किसी को चाहिए, इसलिए हर कोई कंपनी डिस्काउंट दे रही है। तो डिस्काउंट कौन से प्राइस पर मिलता है, डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, कौन सा मूल्य चुकाना पड़ता है, वो सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले एक और कंसेप्ट आप लोग ये सीख लीजिए, ये भी प्रॉफिट लॉस का एक अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा कंसेप्ट है लाभ हानि का। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लाभ हानि का। इसके सम्मान में आप 3 स्टार रेटिंग दे देंगे इसकी। 3 बार तक दोहराइएगा आप लोग इस सवाल को, काफी अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। उसका लाभ का परसेंटेज किसके बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है, तो जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर रुपयों में प्रतिशत लाभ जो है वो लागत मूल्य के बराबर होगा। तो पूछा गया है, बताओ इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। इस वस्तु का लागत मूल्य बताना है कितना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 75 में बेच करके लाभ कमाया है, इसका मतलब एक बात समझ में आनी चाहिए कि इस वस्तु का जो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य जो होगा वो 75 से तो कम आएगा, क्योंकि लाभ तभी होता है जब क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो। लाभ तभी होता है जब खरीदा गया मूल्य कम और बेचा गया मूल्य क्या हो, ज्यादा हो। तो इसका मतलब 75 से तो कम आएगा, इसका मतलब 150 तो आंसर नहीं हो सकता है इसका। 150 में खरीद के 75 में बेचने पर लाभ नहीं हो सकता है। एक चीज और है, कई बच्चों का आंसर आएगा इसमें 37.5। बोले सर 37.5 रुपए में वस्तु खरीदी और 37.5 रुपए के लाभ में बेच दिया, तो 37.5 में खरीदा और 37.5 का लाभ चाहते हो तो सर 75 में बेच दिया। लेकिन इस सवाल का आंसर 37.5 नहीं होगा, गलत आंसर है ये भी। अब देखो ये क्यों सही होगा, कब सही होगा और कब गलत होगा, ये देखिए। अगर यहां परसेंटेज का साइन नहीं लिखा होता, प्रतिशत लाभ नहीं कहा होता ना, अगर केवल मैंने यही कहा होता किसी वस्तु का लागत मूल्य और उसका लाभ रुपयों में बराबर है, अगर दोनों बराबर होते तो आप कहते कि 37.5 में खरीदा और 37.5 रुपए के लाभ में बेचना है तो 75 आता। लेकिन ये प्रतिशत लाभ बराबर बोला है, इसका मतलब 37.5 में अगर खरीदा है तो लाभ होगा 37.5%। 37.5 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो लाभ होगा इसमें कितना, 37.5%, इसलिए गलत है। अगर यहां परसेंटेज नहीं लगा हो तो ये सही आंसर हो सकता है 37.5 हो, क्या होगा तब तो, लेकिन प्रतिशत लाभ बराबर बोला है। तो अब इसको करने का एक सबसे बेहतर तरीका तो है ऑप्शन मेथड। जब भी सवाल पेपर में आए, लेकिन ये दिमाग में विचार आएगा कैसे कि मैं ऑप्शन से कर लूं इसको, वो आएगा जब आप इसको कम से कम 3, 4, 5 बार रिवीजन करेंगे, तो दिमाग में अपने आप आ जाएगा। जब भी तुम इस तरह का सवाल पढ़ोगे, ये विचार आपके पास दिमाग में आएंगे कि मैं ऑप्शन से कर सकता हूं आसानी से सवाल को। अब देखो 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, 40 और 50। अगर आपने कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी हो, 40 में खरीदी और 40% का लाभ हो रहा हो, तो 40 का 40% 16 रुपए होते हैं, तो आप वस्तु को बेचेंगे 56 रुपए में। इसका मतलब ये भी गलत है, वस्तु बेची है कितने में, 75 में बेचा है, तो इसका मतलब 50 रुपए बिल्कुल ठीक आंसर है इस सवाल का। चेक करते हैं, ऑप्शन सी जो है वो 50 दिया हुआ है, ये सही क्यों हुआ ये चेक करना सीखना आप लोग। मैंने कहा इस वस्तु का अगर क्रय मूल्य या लागत मूल्य
क्रय मूल्य या लागत मूल्य अगर 50 रुपए है तो ये पर्सन कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत भी 50 ही होगा। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके लाभ के परसेंटेज के बराबर है, प्रतिशत लाभ भी आपको कितना होगा, वही होगा, 50% लाभ होगा। और 50 का 50% 25 रुपए होता है, तो 75 रुपए में वस्तु को क्या करेंगे, हम बेचेंगे, और 75 में ही बेचा गया है। अगर इसका विक्रय मूल्य देखें आप लोग, सेलिंग प्राइस, तो क्या आएगा, 50 गुणा लाभ कमाना चाहते हो तो 100 प्लस 50, 150 बटे 100, तो 50% लाभ कमाना है तो 15 गुणा 5, 75 रुपए में इस वस्तु को क्या करेंगे, हम लोग बेच देंगे। और देखो 75 में ही बेचा गया है, तो इसका मतलब सही आंसर है इसका 50 रुपए क्रय मूल्य। 50 में खरीदा है, 85% लाभ कमाना चाहते हैं, तो 75 रुपए में इस वस्तु को क्या करेंगे, हम लोग बेचेंगे। उम्मीद है ये बात आप सबको समझ में आ गई, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ज्यादा आसान होगा इस तरह का सवाल ऑप्शन से उठाना। अब हम बेसिक से भी करेंगे, तो बेसिक से करोगे तो ये एक्स मानकर होगा, और फिर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, द्विघात समीकरण बनाएगा। बेसिक से कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसका, उसका जवाब देना है आपको। ये करेंगे आप लोग, ये पढ़िए एक बार, पहले तो ध्यान से पढ़िए, करना तो बाद की बात है। क्वेश्चन अगर पढ़ना सीख जाओगे तो अपने आप करना आ जाएगा। एक दुकानदार एक कलम 39 रुपए में बेचता है, 39 रुपए में एक कलम को बेचा गया है, उसे उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था। 39 में बेच करके उतना ही प्रतिशत लाभ कमाया है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था। प्रतिशत लाभ उतना ही होगा जितना उस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था। यानी जितने पैसे में वो वस्तु खरीदी गई थी उतना ही % लाभ होगा। और विक्रय मूल्य जो है इस वस्तु का वो 39 है, 39 में बेचकर लाभ हुआ है। इसका मतलब जो आंसर आएगा क्रय मूल्य का 39 से तो कम ही होगा। एक बात तो कम से कम सही होनी चाहिए, 39 से अधिक इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब 39 तो आंसर नहीं आएगा। 39 में खरीद के अगर आप 39 में ही बेचोगे तो ना लाभ होगा और ना हानि होगी, तो ये आंसर तो नहीं आएगा। आंसर बचेगा इन तीन में से कोई ना कोई आएगा। अगर हम कहें 36 रुपए क्रय मूल्य है तो 36 ही % लाभ होगा, और 36 का 36% तो पॉइंटों में आता है। इसका मतलब ये भी गलत है। तो 30 रुपए अगर क्रय मूल्य हुआ और 30 का 30% 9 रुपए होता है, तो 30 प्लस 9 39 में बेचेंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन सी यहां पर भी सही है। 20 क्यों गलत है? अगर आपने कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी है, 20 रुपए में खरीदी है और 20 ही % लाभ कमाओगे, तो 20 का 20% तो 4 रुपए होते हैं, 24 में बेचोगे। इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर था हमारा ऑप्शन सी 30 रुपए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अब देखें ऑप्शन सी, मैंने कहा ये सवाल सबसे सही अप्रोच है ऑप्शन से करना। इस वस्तु का क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य ऑप्शन सी में दे रखा है 30 रुपए, तो मैंने कहा 30 रुपए आंसर जो आएगा वो सही है गलत है चेक कर लेते हैं। खरीद के अगर 30 में लाए हैं तो लाभ भी 30% होगा, 30% लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य 39 आ रहा है तो सही है ये, नहीं तो गलत है ये। बेचा गया मूल्य देखिए क्या आएगा, विक्रय मूल्य 30 गुणा 130 बटे 100, और 13 3 39 ही आ रहा है। इसका मतलब सही है ये, 39 रुपए ही आ रहा है विक्रय मूल्य। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है ये, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ये तरीका है ऑप्शन पे जाने का, ये तरीका है ऑप्शन पे जाने का। अब हम लोग अगर बेसिक समझे इस सवाल का तो देखो एक्स मान करके होगा। मैं एक सिखा देता हूं दोनों में से, ये वाला ही देख लो आप लोग। इसको अगर पूरा बेसिक से करना है तो फिर इसी तरह करेंगे आप लोग। देख लो, करेंगे नहीं पेपर में हम लोग, लेकिन एक बार समझने में क्या जा रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, तो दिमाग पे ज़्यादा टेंशन तो लेनी नहीं है, ना किसी तरह का कोई दबाव डालना है। केवल आपको ध्यान से देखना, जितना समझ में आए उतना अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आंसर देना तो सीख ही लिया। इस तरह का सवाल जब भी तुम पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज दिमाग में आएगी कि मैं ऑप्शन से जल्दी कर सकता हूं,
तो ये ऑप्शन मेथड से होने वाला लाभ हानि का एकमात्र ऐसा सवाल है जो ऑप्शन से जल्दी कर पाओगे आप लोग, ऑप्शन मेथड। लेकिन ये विचार आपके दिमाग में पेपर के दिन तब आते हैं जब आप इनकी प्रैक्टिस करके जाते हैं। चलिए अब देखें इसको आप लोग। मान लिया गया कि इस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, तो लाभ भी कितना होगा, x प्रतिशत होगा। लाभ का प्रतिशत उतना ही है जितना रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ऐसा सवाल में लिखा है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर रुपयों में प्रतिशत लाभ होता है। प्रतिशत लाभ जो है वो लागत मूल्य के रुपयों के बराबर है। चलिए इसके बाद हम बात करें इस वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए सेलिंग प्राइस, बेचा गया मूल्य। कैसे निकाला था विक्रय मूल्य, थोड़ी देर पहले ही निकाला है आप लोगों ने। x गुणा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। आपको x% लाभ चाहिए तो 100 प्लस x बटे 100 बराबर में 75 आना चाहिए। इस सवाल का विक्रय मूल्य कितना है, 75 है। दूसरे सवाल में 39 था तो वहां 39 आना चाहिए और यहाँ 75 आना चाहिए। इसको सरल करेंगे, जितना जल्दी सरल करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। लेकिन कितना ही जल्दी कर लो इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनने वाली है। ये जो 100 भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। x गुणा होगा 100 के साथ तो ये आ गया 100x। x गुणा x होगा x स्क्वायर, बराबर हो गया 7500। इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0। इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसको सरल करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे भारतीय साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक है गणित के, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। सुना होगा कभी बचपन में आप लोगों ने, श्रीधराचार्य। उसने द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए, उसके शून्यांक निकालने के लिए एक फॉर्म बनाया। उससे कर सकते हैं या फिर इसे गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। इस 100x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे तो 100 ही आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने घटाने पर 100 आए और गुणा कराने पे 7500 आए। तो ऐसी दो संख्याएं होती हैं 150 और 50। 150 में से 50 घटा दोगे तो 100 आ जाएगा और गुणा कराओगे तो 7500 आ जाएगा। लेकिन 150 तो प्लस में लेना पड़ेगा और ये आपको माइनस का लेना पड़ेगा। ये दो टुकड़े हुए और जो x के जो मान होंगे बस वो इसके साइन चेंज करने होते हैं, साइन बदल जाएंगे। ये तो आएगा माइनस का 150, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। इसीलिए x बराबर क्या बनेगा, 50। x बराबर 50, यही मेरा आंसर है। इस वस्तु का क्रय मूल्य 50 होगा। द्विघात समीकरण को सरल करने का तरीका एक बार वापस बताता हूं। वैसे एक सवाल के माध्यम से पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे हम लोग। x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0। इस 100x के दो टुकड़े करने, दो गुणनखंड किए मैंने। x स्क्वायर प्लस 150x और माइनस 50x। 150x में से 50x अगर घटा दूंगा तो 100 ही x बचेगा, माइनस 7500 बराबर 0। अब आपको इन दोनों में कॉमन देखना है क्या है। x कॉमन आ रहा है तो बचा x प्लस 150। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 50 कॉमन है तो बचा क्या, x प्लस 150 बराबर 0। तो यहां से अब देखो ये पूरा एक नंबर है, दूसरा ये नंबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 150। यहां क्या बच गया x और इसमें बच गया माइनस का 50 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा x बराबर माइनस का 150 और ये जो माइनस का है आगे जाके प्लस हो जाएगा x बराबर 50। तो माइनस में तो आंसर हो नहीं सकते, इसलिए आंसर क्या बना, x बराबर 50। x बराबर 50। तो इसमें सबको टाइम लगेगा, चाहे कोई भी करे इस तरह से, सबको टाइम लगेगा। लाभ हानि का एकमात्र अकेला ऐसा कंसेप्ट है ये, जिसको आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी।
सेम क्वेश्चन हमारा ये था, तो 30 रुपये बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग सीखने चाहते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन, छूट या बट्टा। उससे पहले मैं एक बात सिखा दूं आप लोगों को, उससे पहले एक बात हम लोग सीख लेते हैं, छूट या बट्टा। यहां देखिएगा आप लोग, हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की, छूट या बट्टा। डिस्काउंट आजकल हर कंपनी डिस्काउंट देती है, क्योंकि आने वाली जनता को सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर कोई है तो वो है डिस्काउंट की, छूट की। डिस्काउंट क्या मिलेगा, चाहे किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी तरह की कंपनी हो, चाहे कपड़े बनाती हो, चाहे जूते बनाती हो, और चाहे कोई खाने का परचून का सामान हो, कुछ भी हो, चाहे चून हो, हर जगह जनता को चाहिए डिस्काउंट। और डिस्काउंट वाली जनता बहुत ज्यादा होगी, चाहे वो पढ़ाई भी कर रही है, इसलिए कई जगह ऑफर पे ऑफर आते रहते हैं, दिवाली का ऑफर, नए साल का ऑफर, ये फलाना ऑफर, ले जाओ बोले तुम तो। इसी तरह से कोर्सेज भी इतनी तरह से ऑफर पे ऑफर मिल रहे हैं, कोई 1 रुपए में, कोई 50 रुपए में, कोई 100 रुपए में, ये बन जाओ और वो ले लो और यहां बन जाओ, और क्योंकि जनता को यही चाहिए। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, भले डिस्काउंट समझ में आए चाहे ना आए, चाहे कोर्स खोल के देखें चाहे ना देखें आप लोग, लेकिन आपको डिस्काउंट चाहिए। और जैसे ही आपको ऑफर नजर आता है, फटाक से ले लो, बोले ये आ गया, चाहे उसको एक दिन भी मत पढ़ के देखो आप लोग, लेकिन कोर्स दुनिया भर के हमारे पास में है, ले लो कोर्स। जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ेंगे, आप कितने ही कोर्स देखते रहो चाहे आप लोग, और कितना ही शॉपिंग कर लो, चाहे यही डिस्काउंट है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट जो होता है वो कौन से प्राइस पर दिया जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। पहली जानकारी तो आपके पास में ये होनी चाहिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट जो है वो हमेशा आपको किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। पहली चीज तो ये, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। दूसरी चीज एक और, छूट निकाल देने के बाद जो मूल्य शेष बच जाता है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। छूट निकाल देने के बाद, छूट निकाल देने के बाद, छूट निकाल देने के बाद शेष बचा मूल्य, शेष बचा हुआ मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। शेष बचा हुआ मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। छूट निकाल देने के बाद शेष बचा हुआ मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। छोटी सी एक जानकारी तो आपको ये होनी चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि छूट कितने रुपए की मिली, कैसे निकालोगे। छूट बराबर होता है डिस्काउंट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट अगर आपको देखना हो कितने रुपए की मिली, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या कर दो, घटा दो। छूट बराबर होता है, डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक आप छोटी सी बेसिक बात ये ध्यान रखिए
डिस्काउंट, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, वो ये है कि अगर कोई दुकानदार, नोट डाल के लिख लीजिए, यदि कोई दुकानदार छूट नहीं देता है, यानी छूट ना देने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है। छूट ना देने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है? अंकित मूल्य के बराबर होता है। अगर छूट नहीं दी जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य मार्क प्राइस के बराबर होता है। बस एक जानकारी ये होनी चाहिए, अगर डिस्काउंट नहीं दिया गया है, छूट ना देने पर वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। पहली जानकारी, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट निकाल देने के बाद शेष बचा हुआ मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। डिस्काउंट अगर आपको देखना है कितने रुपए की छूट मिली, तो आप लिखेंगे अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो रुपया जो आएगा डिफरेंस, वही आपको डिस्काउंट दिया गया है। अगर छूट ना दी जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते। कई दुकानदार ऐसे होते हैं छूट देते ही नहीं है, तो अगर छूट नहीं दे रहा है तो वो कहता है देखो भाई साहब जो लिखा हुआ है उतना ही देना पड़ेगा। बोले फिक्स रेट है, जो वस्तु पर लिखा हुआ है वही आपको देना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को, ये जानकारियां आपको है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाओ आप। क्वेश्चन क्या था? ये रहा, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्यों का अनुपात 1:2 है। कमीज और पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है 1:2। एक कमीज है और एक पैंट है। कमीज और पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है 1:2 है, 1:2 है। अंकित मूल्य है ये। अनुपात में वो आंसर है जो लास्ट में बचा है काटने के बाद। अनुपात का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। अनुपात के अंदर कॉमन राशियां कट जाती हैं, तो जो राशि सेम थी वो कट गई है। चाहो तो 100 रुपए और 200 रुपए लिख सकते हो आप लोग, 1000 2000 की भी लिख सकते हो, जो चाहे वो मान सकते हैं। 100 रुपए मैंने कमीज के मान लिए, 200 रुपए मैंने पैंट के मान लिए। इन दोनों का टोटल हो गया 300 रुपए। कमीज और पैंट दोनों 300 रुपए की आती हैं। अब पढ़िए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ये दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा पैंट पर, कमीज और पैंट दोनों पर कुल मिलाकर दिया गया छूट 30% है। टोटल छूट 30% देता है, कमीज पर 40% देता है। तो पूछ रहा है बताओ पैंट पर दिया गया छूट कितना परसेंट होगा? आसान और एक बेसिक सवाल है, पैंट पे दिया गया छूट कितना परसेंट होगा ये पूछा गया है। तो कमीज पर दिया गया डिस्काउंट कितना है? 40% है, 40% है। तो मैं यही देख रहा हूं छूट कितने रुपए की होगी। 100 रुपए का 40%, 40 रुपए। 100 रुपए का 40% कितना होता है? 40 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कमीज पर छूट मिलेगी 40 रुपए की, और दोनों पर टोटल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 30%, और 300 का 30% होता है 90 रुपए। टोटल जो छूट मिली है कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर वो 90 रुपए का डिस्काउंट मिला है। 90 रुपए की छूट मिली है, 300 का 30%, 90 रुपए। तो इस व्यक्ति को टोटल 90 रुपए का डिस्काउंट मिला है, जिसमें से 40 रुपए तो कमीज पर मिले हैं, तो 50 रुपए पैंट पर मिला होगा। तो पैंट पर दिया गया डिस्काउंट कितने रुपए होगा? 50 रुपए। 90 में से 40 रुपए तो कमीज पर कम हो गए थे, 50 रुपए इसके पैंट पर कम हुए हैं। तो पैंट पर दिया गया डिस्काउंट कितने रुपए होगा? 50 रुपए। वो पूछ रहे कितना परसेंट डिस्काउंट है ये? पैंट पर दिया गया छूट का प्रतिशत, 50 रुपए की छूट मिली है, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। इस पैंट का अंकित मूल्य 200 रुपए है, तो 50/200, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो।
₹50 की छूट ₹200 की पेंट पर मिला है, तो 50/200 गुणा 100, 0 कट जाएगा और 50 का आधा क्या होता है 25%। तो पेंट पर दिया गया छूट का परसेंट होगा 25%। आसान था सवाल लेकिन अच्छा सवाल है। पेंट पर दिए गए छूट का प्रतिशत कितना होगा 25%। बेसिक सवाल है। पर एक व्यक्ति ने कमीज और एक पैंट खरीदे, कमीज पर 40% छूट दिया गया, दोनों पर टोटल मिलाकर 30% डिस्काउंट मिला, तो पूछा गया था बताओ पैंट पर दिया गया छूट कितना परसेंट है। तो मैंने कहा कमीज ₹100 की है, पैंट 200 की है, टोटल 300 हो गया, टोटल डिस्काउंट ₹90 का है, कमीज पर 40 का है, तो पैंट पर कितना होगा ₹50 का होगा, क्योंकि 90 में 40 घटाओगे तो 50 ही तो बचा। ₹50 की छूट कितने रुपए की पैंट पर दी गई है ₹200 की, तो छूट का परसेंट कितना होगा 25। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी। यदि आप लोग रोज क्लास हो रही है हमारी, रेगुलर क्लास आप ले रहे हैं, आप में से जो आज ही जुड़े हैं सेशन के अंदर, तो आप लोग शुरुआत से क्लासों को देखिए और रेगुलर क्लास में रहोगे तो मजा आएगा पढ़ने में आपको। ऐसे नहीं है कभी भी मन करे तो आप देख लो, तो आप नहीं सीख पाओगे दोस्त, केवल आपका टाइम खराब होगा। और अगर आप चीजों को सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी चीजें काम आने वाली हैं, 100% सारी चीजें बिल्कुल ईमानदारी के साथ सिखाई जा रही हैं आपको। तो एक निवेदन विशेष तौर से हमेशा आपसे ले रहता है कि आप लोग क्लास के बारे में प्रतिक्रिया जरूर दिया करो, उसका रिव्यू लिखा करो। आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, जैसी भी भाषा में लिखना चाहो लिखा करो। आप लोग जब भी सेशन खत्म होता है उसका रिव्यू दिया करो और सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन करा है तो मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल के बाद आपको एक डाउट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, तो मैथ्स की किसी भी समस्या का डाउट का समाधान वहां आपको मिल जाएगा। कोई भी क्लास होती है उसकी PDF आपको वहां मिल जाएगी। कोई नया क्लास आ रहा है तो उसका जानकारी भी आपको पहले से वहां मिल जाएगी। तो आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आनंद के साथ पढ़िए, बिना टेंशन के साथ। कोई चीज़ अगर एक बार में पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है तो भागो मत, आप लोग चीज़ों को वापस से देखो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहे और मैथ्स नहीं सीख पाए। 101% आप मैथ्स सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा और अपने आप पे विश्वास बनाइए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंखे पर 150 मूल्य अंकित किया गया है। एक पंखे पर 150 रुपए अंकित किया गया है और 20% की छूट दी गई, तो बताओ इस पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो जो आसान क्वेश्चन आता है वो सबके लिए होता है, उसका जवाब सब लोग कर देंगे। लेकिन इस तरह का सवाल भी कई लोग, ऐसी जनता भी है धरती पर जो नहीं कर पाती है, तो उनके पंखे अपने आप बिक जाते हैं। जैसे गर्मी आती है तो पंखा आ जाता है, गर्मी चली जाती है तो पंखे बिकना कम हो जाते हैं। तो इस पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए, साफ साफ लिखा है कि इस पंखे के ऊपर अंकित किया गया 150 रुपए। ये इसका अंकित मूल्य है 150 रुपए और ये दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है इस पर 20% की। तो एक तरीका तो है कि 150 का पहले 20% निकाल दो, 30 रुपए की छूट मिलेगी, तो 120 रुपए में इस पंखे को क्या कर दिया गया, बेच दिया जाएगा। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। 150 का 20% 30 रुपए होता है, तो 150 में से 30 कम कर देंगे ना तो छूट आ जाएगी। या फिर डायरेक्ट विक्रय मूल्य देख लो आप लोग, बेचा गया मूल्य, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। 150 रुपए के पंखे पर अगर 20% अगर छूट मिलती है तो चुकाना पड़ता है 80%। 20% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो चुकाना पड़ेगा 80%। अगर 10% डिस्काउंट मिले तो चुकाना पड़ेगा 90%। यहां चुकाना पड़ेगा 80%। जीरो काट दिए, 15 8 120, तो उस पंखे को 120 रुपए में क्या किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। यही आपका आंसर है। तो एक बहुत आसान सवाल था। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट निकाल देने के बाद जो मूल्य 80% बचा है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा 120 रुपए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल करना है,
ये अच्छा सवाल है, इसको फिर आप स्टार दे रेटिंग देंगे, बहुत ज़्यादा आने वाला डिस्काउंट का सवाल है, इसके ऊपर तो 5 स्टार रेटिंग देंगे आप। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में सवाल जो चलता है वो ये है। अब आपको अगर एक सवाल भी समझ में आ गया तो यहां से आगे आने वाले सारे सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। और इस डिस्काउंट के बाद लाभ हानि और डिस्काउंट, अंकित मूल्य, छूट, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य सब खत्म हो जाएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 12% लाभ कमाता है। 10% छूट देने के बाद भी ये 12% लाभ कमाता है। छूट दिया गया 10%, उसके बाद भी लाभ हुआ कितना? 12%। तो ये पूछ रहे हैं बताओ क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा ये बताना है इसको। तो देखो एक तरीका तो मैं बताता हूं इसका डायरेक्ट करने का तरीका, कि आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात अगर देखने हो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा अगर अनुपात देखना है, क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात, सीपी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच रेशियो क्या बनेगा। तो क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात होता है 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। किसी भी वस्तु के लिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करनी हो तो उसका डायरेक्ट रेशियो होता है 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। इस डायरेक्ट फॉर्म से हमेशा रेशियो आ जाएगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। तो इस रिजल्ट को आप लोग याद करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं इससे डायरेक्ट याद रह जाएगा। मैं बनाना भी सिखाऊंगा कि ये बनाया कैसे गया, और भी बेसिक तरीके सीखेंगे इसके, उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि ये बनाया कैसे गया, फिर याद रहेगा हमेशा। तो देखो एक बार सबसे पहली बात करते हैं क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ध्यान देना आप लोग एक बार। छूट दे रहा है 10%, तो 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 बचेगा। 100 माइनस 10%, तो 100% में से 10 माइनस कर दो। और 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, लाभ कितना है 12%, 100 प्लस 12 कर दो 112। तो इनका रेशियो आ जाएगा 90 बटा 112। 2 से कट जाएगा 45 दुआ 90 और 56 दुआ 112। यही मेरा आंसर है 45:56। 45:56। तो क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात होगा 45:56। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये आप तब काम ले पाओगे जब आपको ये रिजल्ट याद हो जाए। अब मैं ये सिखाता हूं कि रिजल्ट बनाया कैसे गया, उसके बाद आप याद रखिएगा। तो एक बार एक खाली ब्लैंक पेज देखेंगे, इस रिजल्ट को बनाना सीखेंगे। यहां देखना आप लोग, मैंने कहा अगर आपको क्रय मूल्य दिया जाए, खरीदा गया मूल्य दे दिया जाए, लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत भी दिया जाए, इन दोनों में से कोई एक होगा ना, एक साथ तो दोनों हो नहीं सकते, ये आपको दिया गया हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे आप? बेचा गया मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखने का बेसिक फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस, एसपी बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा अगर लाभ कमाना है तो 100 प्लस लाभ का प्रतिशत बटे 100, और हानि में बेचना है तो 100 माइनस हानि का प्रतिशत बटे 100। यही होता है। जब क्रय मूल्य दिया गया हो तो विक्रय मूल्य देखने का यही तरीका है। जब आपको ये गिवन है और आप लोगों ने क्या निकाला है? विक्रय मूल्य। ये निकालना सीख रहे हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो ये आपके पास एक बेसिक तरीका है सेलिंग प्राइस देखने का। एक तो ये थी। दूसरा चीज ये है
कि जब आपको अंकित मूल्य दिया गया हो, कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, और आपको यह पता हो कि आपको कितना % डिस्काउंट दिया जाना है, छूट का प्रतिशत भी दे रखा हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? तब सेलिंग प्राइस देखने का तरीका है, अभी निकाला था ना, 150 रुपए का पंखा था, 150 रुपए का पंखा था, 20% की छूट दी तो कितने में बेचा गया, विक्रय मूल्य निकाला था ना, वही वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, वही वाला सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं। तो अंकित मूल्य गुणा अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो माइनस कर दो, कितना % छूट मिल रहा है, 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे 100, 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे 100। जब अंकित मूल्य दिया गया और छूट का % दे रखा हो तो ये विक्रय मूल्य होगा, और जब क्रय मूल्य दिया गया और लाभ का या हानि का % दे रखा हो तो ये विक्रय मूल्य होगा। ये दोनों ही क्या है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य तो किधर से भी निकाल लो, चाहे क्रय मूल्य से निकाल लो चाहे अंकित मूल्य से निकाल लो, सेम ही तो आएगा। तो इन दोनों विक्रय मूल्यों को बराबर कर दो। तो बराबर जब करूंगा तो ये तो है आपका क्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ का प्रतिशत बटे 100, और ये है हमारा अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे 100। इन दोनों को मैंने बराबर क्यों किया? क्योंकि दोनों ही विक्रय मूल्य हैं। इस रिजल्ट को सरल कर लो आप लोग, देखो 100 यहां पर भी है और 100 यहां भी है, कट जाएगा। अब इसका पक्षांतरण कर दो, इस अंकित मूल्य को इधर ले आओ, तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर होगा 100 माइनस छूट का प्रतिशत, तो पहले से आगे है 100 माइनस छूट का प्रतिशत, और भाग में आएगा 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। तो ये होगा इसका डायरेक्ट क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात, और यही मैंने थोड़ी देर पहले सीधा सीधा लिखा है आपको। तो ये रिजल्ट एक बार आप लोग अपने हाथ से बना लेना, उसके बाद हमेशा याद रहेगा। क्या किया वापस समझ लो, जब क्रय मूल्य दे रखा और लाभ और हानि का % अगर दिया गया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, और जब अंकित मूल्य दिया गया और छूट का % आपको दे रखा हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। दोनों को बराबर किया और एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट ये बना कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होता है 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। इसे याद रखने के लिए यूं समझेंगे कि अगर डिस्काउंट दिया जा रहा हो तो पैसा क्या होता है? कम होता है, तो 100 माइनस छूट का %। लाभ कमाना हो तो ज्यादा पैसा मिलता है, तो 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। तो इस बेस पर यह क्वेश्चन अभी मैंने कराया इस तरीके से। क्या सर यही तरीका है एकमात्र करने का? नहीं, और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, ये आप ध्यान रखेंगे पर भूलेंगे नहीं इस डायरेक्ट फॉर्म को, मैंने क्योंकि बनाना भी सिखाया है। इसके अलावा देखो आप एक और बेसिक बात, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये तीन ही तरह के मूल्य होते हैं, खरीदा गया, बेचा गया और वस्तु पर छपा हुआ। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये तीन ही तरह के मूल्य होते हैं, सीपी, एसपी और एमपी, मार्क प्राइस। मैंने कहा कि अगर आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी है और 12% लाभ कमाना चाहते हो, 12% लाभ कमाना चाहते हो, तो 112 में बेचेंगे। क्या ये बात सही है? क्या 100 में खरीदा है और 12% अगर लाभ कमाना चाहते हैं तो 112 में बेचेंगे। लेकिन पर्सन कह रहा है कि 10% छूट भी आपको मिला है, डिस्काउंट भी आपको दिया गया है, 10% छूट दिया गया है 10%। तो ये जो 112 जो आपने चुकाया है
इधर से तो आपने 112 निकाला क्योंकि 100 रुपए में आपने खरीदा और 12% लाभ में बेच दिया, 112 में कोई समस्या नहीं आई। अब आपको इधर से भी पता होना चाहिए कि 112 जो आया है, जो आपने चुकाया है, वो 10% छूट के बाद चुकाया है। 112 जो चुकाया गया पैसा है वो 90% के बराबर है। और इस वस्तु का अंकित मूल्य देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। इसमें यह समझने का है कि 112 के बटे में 90 कहां से आया। भाई आपको यह पता है कि छूट हमेशा किस पर मिलता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। और डिस्काउंट को हटा देने के बाद शेष बचा हुआ मूल्य उस वस्तु का हमेशा कौन सा मूल्य आता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 112 आया है जो 10% डिस्काउंट के बाद का है। तो अगर 10% आपको डिस्काउंट मिला था तो चुकाया गया पैसा 90% होगा। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है आपसे सवाल। अब भी आपका आंसर वही आएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब भी आपका रेशियो वही आएगा। यह है आपका 100 और यह है 112 बटे 90 गुणा 100। तो देखो 100 से 100 तो कट जाएगा, इस 90 को इधर भेज दो। 90 अनुपात 112, 2 से काटोगे 45 बार और ये 56 बार, 45 अनुपात 56। यही हमारा अनुपात होगा, 45 अनुपात 56। 45 अनुपात 56 क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होगा 45 अनुपात 56। अब फिर दिमाग में सवाल आया, क्या सर क्रय मूल्य को ही 100 मान सकते हैं क्या, अंकित मूल्य को नहीं मान सकते क्या? किसी को भी मान के कर सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, क्रय मूल्य को भी, विक्रय मूल्य को भी और अंकित मूल्य को भी, जो चाहे उसको मान के कर सकते हैं। अब चलो उधर से समझ लो आप लोग। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं एक बार और, लास्ट। अब नीले पेन से देखना आप लोग, फिर से बता रहा हूं वही सवाल। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। देखो जितना ज़्यादा तुम सिखाने की कोशिश करोगे ये जनता भागेगी, क्योंकि इस जनता के पास ज्ञान भरा पड़ा है, सीखना चाहते ही नहीं है लोग भाई। वो चाहते हैं सर 1 मिनट में गणित सिखा दो, तीसरे मिनट में पेपर हो जाए और चौथे मिनट में ज्वाइनिंग आ जाए। ऐसा केवल रील की दुनिया में होता है। एक रील देख करके आप गणित सीख सकते हैं। 1 सेकंड, कितने 30 सेकंड की रील आती है, 30 सेकंड में गणित सीख जाओ, लाभ ही लाभ होगा, कोई नुकसान होगा ही नहीं तुम्हारा। इसीलिए आपके दिमाग में ऐसा हो गया डिजिटल इंडिया के बाद कि आप रुक के कोई चीज देखना चाहते ही नहीं हो। ऐसा रिजल्ट चाहता है बच्चा, हर 2 मिनट बाद उसका दिमाग चेंज हो रहा है, हर 2 मिनट बाद उसके विचार बदल रहे हैं, उसके सपने बदल रहे हैं, हर सेकंडों में चीज चेंज हो रही है। और ऐसे अधिक परिवर्तन बहुत जल्दी आ गए ये, और ये डिजिटल इंडिया के बाद ज्यादा है। कोरोना के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन ऐसा हो गया है कि हर दूसरे सेकंड के बाद ज्वाइनिंग चाहिए। ऐसा आपके साथ में नहीं हो रहा है, ऐसा केवल हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ ऐसा चल रहा है, क्योंकि वो रील देख रहे हैं। रील जितना ज्यादा तुम देखोगे तुम्हारे दिमाग का दही उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए हो सके तो अगर आप डिजिटल मीडिया नहीं छोड़ सकते तो कम से कम रील वाला जो नेटवर्क है ना उसको छोड़ दो आप लोग। इस रील ने दिमाग का दही करके रख दिया है कि हर सेकंड के अंदर आपको नया चाहिए, हर सेकंड हर मिनट में आपके सपने बदल रहे हैं। और आपको चाहिए कि एक रील जैसे 30 सेकंड खत्म होती है तब तक लाभ हानि खत्म हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। टाइम देना पड़ता है दोस्त। इतना आसान चीजें होती तो रील बनाने वाले ही सारे सेट हो गए होते अब तक। तो डोली चाय वाला भी पेपर दे लेता, वो बेचारा रील थोड़ी बनाता। और रील से देखो क्या फेमस नहीं हुआ, क्या कितना फेमस कर दिया, लोग देख रहे हैं डोली चाय वाला। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट हमेशा आपको पता है अंकित मूल्य पर ही मिलता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। इसके बाद भी वो लाभ कमाता है 12%। लाभ और हानि के परसेंट क्रय मूल्य पर देखे जाते हैं और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब की बार मैंने अंकित मूल्य को 100 मान लिया। अगर 100 रुपए किसी वस्तु पर अंकित मूल्य है, किसी वस्तु पर 100 रुपए छपा हुआ है
आप दुकानदार के पास गए, उसने कहा मैं आपको 10% का डिस्काउंट देगा, तो 100 रुपए पर 10% कम कर देगा वो, तो 90 रुपए में उस वस्तु को क्या करेगा, बेचेगा। तो 90 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। देखो यहां से यहां आने में किसी को जोर नहीं आता, ठीक इसी तरह से 100 से 112 तक जाने में भी दिमाग पे जोर नहीं आया। अब जो एक मूल्य बच गया ना, वहां के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। अब विक्रय मूल्य 90 है, ये कंसेप्ट तो आपने बहुत बार काम लिया है, बहुत बार काम लिया है। पहले दिन से सिखा रहा हूं कि जब विक्रय मूल्य दिया गया हो, लाभ या हानि का परसेंट आपके पास में हो, तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे। 90 में बेचा है आपने और बेच के लाभ कमाया, इसका मतलब ये 112 के बराबर है, और गुणा कर दो आप 100 से। 90 में बेचा है और बेच के लाभ कमाया, इसका मतलब ये 112 के बराबर है, और गुणा कर दिया मैंने 100 से। अब अनुपात निकाल दो, जो पूछा गया, अब भी आंसर वही आएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा था। अंकित मूल्य तो 100 है, ये कितना आ गया, 90/112 गुणा 100। अनुपात में 100 से 100 तो कट जाएगा आपका, इस 112 को आगे भेज दो, 90/112, और आंसर वही आ जाएगा 45/56, क्योंकि ये 45 बार कटेगा और ये 56 बार कटेगा। 45/56 किसी भी तरीके से कर लो, आंसर नहीं बदलेंगे। सबसे सही तरीका बोले सर ये रेड पेन वाला सही था, सही तो सारे ही है, और सब आने चाहिए आपको, तभी लाभ होगा। ये अप्रोच भी आनी चाहिए। जब पेपर में आप किसी भी अप्रोच पे काम करो, लेकिन जो बनता है, क्योंकि कोई याद तो कराया ही नहीं, डायरेक्ट तो रटवाया ही नहीं। हाँ, ये जरूर याद करने को कहा है मैंने, लेकिन ये समझाया है कि बना कैसे है। पूरी लाभानी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको केवल डायरेक्ट रटने के लिए कहा गया हो। और पूरी लाभानी में क्यों, पूरी मैथ्स ही इसी तरह सीखेंगे हम लोग, पूरा मैथ्स ही इसी तरह से सीखेंगे हम लोग, केवल बेसिक से जल्दी बनाना सीखेंगे। ये सबसे पहला तरीका सिखाया तो बेसिक सही है ना, जल्दी तो आंसर आ ही रहा है। पर इसका 100 - 10 और 100 + 12, 90 और 112, 45 और 56, आंसर आ गया। बाकी ये सारी अप्रोच भी आनी चाहिए, तभी आप लोग भीड़ से अलग कुछ कर पाओगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आप लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और करने की कोशिश करेंगे आप लोग आराम से। भाई पढ़िए आप लोग और करने की कोशिश भी करेंगे। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि उसे 19% क्या हो, लाभ हो। 15% छूट देने के बाद 19% लाभ कमाना चाहता है। छूट भी दिया है और उसके बाद लाभ भी कमाना चाह रहा है। तो देखो, आपसे पूछना यह चाहता है कि उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा। हम डायरेक्ट सीखे हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना, उसी पर आता हूं मैं एक बार। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात, पहले इसी अप्रोच से करते हैं जो डायरेक्ट रेशियो बनाना सिखाया। तो देखो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2, 4, 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। वो 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे में 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। अब बताओ तो आप लोग, 15% छूट दी गई, 100 माइनस 15 85, 19% लाभ कमाया गया, तो 100 प्लस 19 119, तो अनुपात बनेगा 85/119। 85/119, 17 से कट रहा है, 17 5 85, 17 7 119। अनुपात पूछा होता, पिछले सवाल में पूछा था कि क्या रेशियो बनेगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो आंसर आएगा 5:7। लेकिन इस बार अनुपात नहीं पूछा, इस बार कह रहा है कि उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा, यानी जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना % ज्यादा, ये पूछ रहा है। तो 5 रुपए वाली वस्तु पर 7 रुपए अंकित करना होगा,
तो कितना प्रतिशत अधिक है वो? 2 रुपए अधिक अंकित करना होगा, तो ऊपर लिखिए 2 रुपए। किससे अधिक करना होगा? 5 से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो। कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? 5 से कट जाएगा, ये 20 बार और 20 का दुगना, उसे 40% अपनी वस्तुओं पर ज्यादा अंकित करना होगा। उस दुकानदार को अगर 15% छूट देने के बाद भी लाभ कमाना है तो अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करना होगा। 40% अधिक अंकित करना होगा। उम्मीद है आप सबको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, इसके बाद ये तरीका तो खैर है ही आपके पास, हम ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। तो एक और बात समझाई मैंने आपको, 100 मान के करना, उससे भी आंसर सही आएगा। देखो एक बार फिर से, ये ठीक है तरीका, बेस्ट है, कोई समस्या इस तरीके में नहीं है। एक और बार समझेंगे आप लोग। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। खरीदा गया, बेचा गया और वस्तु पर छपा हुआ। क्रय मूल्य मान लिया हम लोगों ने 100 रुपए है। 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा गया, क्रय मूल्य 100 रुपए है। 19% लाभ पर बेचना है, तो 100 में खरीदा है और 19% अगर लाभ कमाना चाहते हो तो 119 में बेचना होगा। यहां तक ठीक है सर? लेकिन अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट दिया गया है, छूट कितना मिली है? 15%। 119 तक ठीक है, छूट दिया गया था 15%। अगर किसी वस्तु पर आपको 15% दुकानदार छूट देता है तो आपको चुकाना पड़ता है 85%। तो ये जो 119 रुपए में बेचा है वस्तु को, ये 85 के बराबर है। ये 85 के बराबर है, गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, इस वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। देखो यहां से यहां तक जाने में कोई जोर नहीं आ रहा, क्योंकि साफ साफ लिखा है 19% लाभ पर बेचना है। अब आपको ये बात सीखनी होगी कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और छूट निकाल देने के बाद शेष बचा मूल्य विक्रय मूल्य होता है। तो ये 119 जो शेष बचा हुआ मूल्य है, ये 15% की छूट के बाद यानी 85% के बराबर है। इसे काटेंगे, 17 से काटा था 7 बार, 17 5 85, 17 7 119, 5 से काट दो 20 बार, और 20 गुणा 7 140 रुपए अंकित करना होगा। 100 रुपए अगर वस्तु का लागत मूल्य है तो उस वस्तु पर 140 रुपए अंकित करना होगा। तो कितना परसेंट ज्यादा अंकित करना होगा? 40% अधिक अंकित करना होगा। यही आंसर है, 40% अधिक। तो ये तरीका भी बेस्ट है इस बार। अगर आपसे ये पूछा हो कि बताओ उस वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा, क्रय मूल्य को ही 100 मान लो ताकि परसेंटेज निकालना ही नहीं पड़ेगा। ये 100 है और वो 140 से कितना ज्यादा है? 40%। तो यही ज्यादा अंकित करना होगा, 40%। 40% अधिक अंकित करना होगा। चलिए इसके बाद और करते हैं हम इस तरह के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, सेम वही सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आप लोग सब आंसर दे देंगे। करिए एक बार आप लोग कोशिश करेंगे करने की। मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग करने की कोशिश करो। देखो आप में से कौन आंसर देगा, फटाफट करिएगा आप लोग। ये कह रहा है 12% छूट देने के बाद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। 12% छूट देने के बाद 32% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना। सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया है, बिल्कुल सेम वही सवाल है। उसमें 2% थे 15 और 19, इसमें 2% है 12 और 32।
तो सबसे पहले तो वही डायरेक्ट तरीका, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य व अंकित मूल्य के बीच रेशियो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे में 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। ये अनुपात आपको याद है, ये जितनी बार लिखोगे उतना ही ज्यादा इसके ऊपर कमांड हो जाएगी और हमेशा याद रहेगा। तो छूट कितना दे रहा है? 12%। 100 में से 12 गया तो 88, 100 में से 12 गया तो 88, 100 प्लस 32 किया तो 132, 132, 44 दो 88, 44 दिया 132। 2 रुपए वाली वस्तु पर 3 रुपए अंकित करना होगा। कितना अधिक अंकित करना होगा? 1 रुपया। किससे? 2 से अधिक अंकित करना होगा। 1/2 गुणा 100, यानी उसे अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करना होगा। प्रतिशत अधिक कितना अंकित करेगा ये बताना है। 1 रुपया अधिक अंकित करेगा 2 से, तो 1/2 गुणा 100, 50% अधिक अंकित करना होगा। यही आंसर है हमारा, 50% आंसर है, 50% अधिक अंकित करना होगा। इस दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करना होगा। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी। 100 मान के भी करा देता हूं मैं, फिर से देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर देख लीजिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। आपको हर तरीके से सवाल करना आना चाहिए, हर तरीके से दिमाग लगाना आना चाहिए। देखो, छूट दे रहा है 12%। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट निकाल देने के बाद शेष बचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ कमाया 32%। लाभ और हानि के परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। 100 में कोई वस्तु खरीदा, 32% लाभ कमाना है, तो बताओ 132 में बेचेंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल 132 में बेचेंगे, तभी 32% लाभ होगा। अब बताइए 132 में जो बेचा गया वो कितनी डिस्काउंट के बाद? 12% की छूट के बाद। तो क्या ये 88% के बराबर होगा क्या? अगर कोई दुकानदार आपको 12% छूट देता है तो आपको चुकाना पड़ता है उस वस्तु का 88% मूल्य। तो 132 जो आया है वो 88 के बराबर है और गुणा कर देंगे हम लोग 100 से। 44 दो 88, 44 दिया 132, 2 से कटेगा 50 बार, 50 गुणा 3, 150 रुपए। 100 वाली वस्तु पर 150 रुपए छापना पड़ेगा। कितना अधिक छापा? 50%। यही हमारा आंसर है। उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करना होगा। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है। अगर छूट ना दिया जाए, छूट ना देने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? ये पहले तो कह रहा था छूट दे रहा है और अब कह रहा है कि छूट अगर नहीं दूंगा तो बताओ कितना % लाभ होगा। तो देखें, वही लिखा मैंने, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य व अंकित मूल्य के बीच क्या रेशियो बनेगा? क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात। सौ माइनस छूट का प्रतिशत बटे में 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात होता है 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। तो बताओ कितना % छूट दे रहा है? 20%। तो 100 में से 20 गया तो 80। लाभ कितना कमा रहा है? 20%। तो 100 प्लस 20 120। 4 दुआ 8, 4 तिया 12। 2 रुपए वाली वस्तु पर 3 रुपए अंकित करना होगा। थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया है छूट ना देने पर, डिस्काउंट अगर ना दिया जाए, छूट ना देने पर, छूट नहीं देने पर
उस वस्तु का, छूट ना देने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है। छूट ना देने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है। थोड़ी देर पहले ही लिखा है हम लोगों ने, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होते हैं। तो अंकित मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 3 ही होगा अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो आप। तो क्रय मूल्य तो 2, क्रय मूल्य तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 होगा। 3 में बेचेंगे तो 50% लाभ होगा। लाभ का परसेंट कितना होगा, लाभ का प्रतिशत, तो 1/2 गुणा 100, 50% लाभ होगा, 50%। तो ये ध्यान रखना, अगर छूट ना दिया जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। छूट अगर नहीं देगा तो 3 रुपए में ही बेचेगा। 2 में खरीदा है, 3 में बेचेगा, 1 रुपए का लाभ होगा और पूरा 50% लाभ होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं 100 मान के भी सिखा देता हूं इस क्वेश्चन को, वापस देख लीजिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, खरीदा गया, बेचा गया और वस्तु पर छपा हुआ। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ये कह रहा है एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो छूट मिलती है अंकित मूल्य पर और लाभ होता है क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि के परसेंट क्रय मूल्य पर निकलते हैं। लाभ कितना बताया, 20%। छूट भी कितना बताइए, 20 बताइए, 10 नहीं बताई, 20% डिस्काउंट बताया है। एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है। तो 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 120 में बेचने पर 20% लाभ होगा, लेकिन 120 में बेचा गया है 20% की छूट के बाद। तो 120 जो आया है वो 80 के बराबर है और गुणा करेंगे 100 से तो इस वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 40 2 80, 40 दिया 120, 2 से कट गया 50 बार, 50 गुणा 3, 150 रुपए इस वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। ये तो शुरुआत की बातें हैं, ये तीनों शुरुआत की बातें हैं। अब कह रहा है कि अगर छूट नहीं देगा, अगर छूट नहीं देगा तो जितना उस वस्तु पर लिखा हुआ है उतने में ही बेचेगा। 150 रुपए अंकित मूल्य है तो 150 में ही बेचेगा। छूट ना देने पर, छूट ना देने पर विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य के और वो आएगा 150 रुपए। छूट अगर नहीं देगा तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होगा जो 150 रुपए दे रखा है, निकाला है हम लोगों ने, दे तो नहीं रखा था। छूट ना देने पर विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होगा। तो 100 रुपए वाली वस्तु को 150 में बेचोगे तो लाभ कमाया 50 रुपए का, और कितना परसेंट लाभ होगा, 50%। 50/100 गुणा 100, 50% लाभ होगा। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप 100 मान के कर लीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं आने वाला है। एक और लास्ट अंतिम सवाल आपको इसी तरह का करके बताना है। ठीक इसी तरीके का एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे कुछ नया देखेंगे। ये देखिए, अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है। थोड़ा अलग है सवाल लेकिन आसान है। अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है। अगर कोई छूट ना दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है। आओ देखो, मैंने जो सिखाया आपको डायरेक्ट अनुपात बताना, आप तो वही काम करिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य व अंकित मूल्य के बीच डायरेक्ट रेशियो क्या होगा। तो
ये लिखा था 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे में 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। तो डिस्काउंट कितना है, सॉरी ऐसा लिखा नहीं है इस बार ना, ये फॉर्म इस बार काम ही नहीं आएगा, इसने बताया ही नहीं डिस्काउंट वगैरह के लिए। तो खैर ये ध्यान रखिए आप लोग। लेकिन ये सवाल तो सीधा ही सवाल है। ये कह रहे हैं अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है। इसको तो डायरेक्ट ही लिख लो आप लोग, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। अंकित मूल्य का 20%, अंकित मूल्य का 20% यानी 20/100, ये बराबर है क्रय मूल्य का 30%, क्रय मूल्य का 30% यानी 30/100। ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहां से अनुपात निकाल लो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। देखो क्या अनुपात आ जाएगा, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। इस अंकित मूल्य को यहीं रखो, इस क्रय मूल्य को नीचे ले आओ। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, तो बराबर में आगे 3 तो पहले से ही आगे 2 नीचे जाएगा ये। तो इसका मतलब खरीदा तो 2 में गया है और वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 3 रुपए है। ये रेशियो आ जाएगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। इस बार इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही अनुपात दे रखा उसने। इस बार तो सीधा ही तुलना कर रखी है उसने अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की। इसने कहा अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो अनुपात होगा 3:2। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2। अब कह रहा है अगर कोई छूट ना दी जाए तो लाभ कितना % होगा। 2 रुपए में खरीदा है और 3 रुपए उस पर अंकित है, और छूट नहीं दोगे तो 3 में ही बेचेंगे, 3 में ही बेचेंगे। छूट ना देने पर विक्रय मूल्य जो है वो 3 रुपए होगा, अंकित मूल्य के बराबर ही होगा। तो लाभ कितना % हुआ, लाभ का प्रतिशत 1/2 गुणा 100, 50% लाभ होगा। 50% हमारा सही आंसर है। तो छूट ना देने पर उस वस्तु पर जो लाभ होगा वो 50% होगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने डिस्काउंट को लेकर, छूट को लेकर क्वेश्चन किए हैं। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, डिस्काउंट कौन से प्राइस पर मिलता है, ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने सीखी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी कारणवश आप लोग पूरी तरह से नहीं सीख पाए हो तो चीज़ों को फिर से रिवाइज करिए, फिर से दोहराइए, आप लोग सीख जाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विशेष निवेदन आप लोग याद रखिया करो, हाँ रखा ही करो, हमेशा ध्यान रहना ही चाहिए। तो अपने इस परिवार को और अच्छे से मजबूत बनाने के लिए आप लोगों का प्यार और सहयोग हमेशा बना रहे इस परिवार के साथ। तो इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए। क्लास का रिव्यू जरूर देना है आप सबको। जैसे ही अभी ये सेशन खत्म होता है, आप लोग इस क्लास की जो भी प्रतिक्रिया हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, उर्दू, जिस भी भाषा में लिखना चाहें आप लोग जरूर लिखिएगा। नमस्कार, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।